हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आधार ऑपरेटर के आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसका वीडियो मैं बना चुका हूं। अब आधार ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप करने के बाद आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं उन क्वेश्चन आंसर्स का मैं वीडियो बना रहा हूं। तो NSCIT आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है भारत सरकार। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सुप्रो मंत्रालय के तहत संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है 12 जुलाई 2016, 12 जुलाई 2016। UID जारी करने वाला कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UIDAI। UIDAI को क्यों बनाया गया था? इसका सही उत्तर है नंबर 4, एक तथा दोनों। एक में है डुप्लीकेट और नकली पहचान को ख़त्म करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए, और ऐसा पहचान प्रदान करने के लिए जिसे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब शामिल हुआ? इसका सही उत्तर है नंबर 4, 12 सितंबर 2017। आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है नंबर 1, एक अधिनियम आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्ति से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही उत्तर है नामांकन, इनरोलमेंट। ब्लैंक नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्ति को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। इसका सही उत्तर है रजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है? इसका सही उत्तर है 2, नामांकन एजेंसी। सत्यापनकर्ता, प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ब्लैंक द्वारा नियुक्त कार्मिक हैं। इसका सही उत्तर है रजिस्ट्रार। ब्लैंक वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। इसका सही उत्तर है नामांकन केंद्र। ब्लैंक नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। इसका सही उत्तर है 2, नामांकन पर्यवेक्षक या एनरोलमेंट सुपरवाइजर। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? इसका सुनिश्चित करता है नामांकन एजेंसी, एनरोलमेंट एजेंसी।
ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। ब्लैंक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्रमाणीकरण के प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। इसका सही उत्तर है नंबर 2, परिचयकर्ता, इंट्रोड्यूसर। नेक्स्ट है ब्लैंक एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। इसका सही उत्तर है नंबर 2, परिचयकर्ता। आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक अवधि से भारत में रह रहा हो। अगला क्वेश्चन है नामांकन पहचान संख्या EID। नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक ब्लैंक संख्या है, 28 अंक की संख्या है। इसका उत्तर है नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में ब्लैंक दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। इसका सही उत्तर है 182। अगला क्वेश्चन है किसी निवासी अपनी आधार संबंधित शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों से संपर्क कर सकता है? इसका उत्तर है 1947, 1 नंबर। उसके बाद आधार विशिष्ट है क्योंकि इसका सही उत्तर है 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं हो सकती, इस वजह से आधार विशिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? बम डिटेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा आधार के बारे में सही है? इसका उत्तर है 4। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। उसके बाद है निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? इसका उत्तर है 4, 2 और 3। 2 में है उंगलियों के निशान और 3 में है आँख की पुतली। इन उंगलियों के निशान और आँख की पुतली दोनों घटकों का विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है 2। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। ब्लैंक संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। इसका सही उत्तर है आधार पत्र। आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। झूठ, ये गलत है कथन। आधार भारत में उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि के 180 दिन
ये भारत में रह रही हो, बिल्कुल सच है ये, ट्रू। उसके बाद UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है, ट्रू। आधार 15 अंकों की संख्या है, फॉल्स। 12 अंकों की है ये, 15 की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के योग्य है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, एक केंद्रीय कोई भी केंद्रीय सरकार से के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, इनमें से कोई भी रजिस्ट्रार बन सकता है, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है 3, आधार नामांकन अपडेट के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट के लिए ब्लैंक निर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है 1, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। एजेंसियों के आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों का नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, रजिस्ट्रार और UIDAI। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार की मूलभूत जिम्मेदारी क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो लिखे हुए हैं ये सारी रजिस्ट्रार की मूलभूत जिम्मेदारी हैं। कौन सा व्यक्ति या संस्थान निम्नलिखित में से एक नामांकन एजेंसी बनाने के लिए पात्र है? इसका सही उत्तर है 1, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFE में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाला। उसके बाद है, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त होना चाहिए? नंबर 1, उम्र 18 साल, उम्र 18 वर्ष इससे ऊपर होनी चाहिए, +2 पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, ये वाला 1, 2, 3, 4। तो ये चारों कथन, ऊपर वाले जो चारों कथन हैं ये होने चाहिए, तभी एक पर्यवेक्षक की भूमिका वो निभा सकता है। एनरोलमेंट एजेंसी पर्यवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? इसका सही उत्तर है नंबर 3, स्थानीय भाषा की कीबोर्ड और साथ लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, ऑपरेटर पर्यवेक्षक, ऑपरेटर या सुपरवाइजर। उसके बाद है, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना बोर्डिंग फार्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फार्म को सत्यापन करने के लिए संबंधित ब्लैंक को प्रस्तुत कर सकता है। इसका सही उत्तर है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, अथॉरिटी रीजनल ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित
उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है। इसका सही उत्तर है नंबर 4। ऑपरेटर सुपरवाइजर को जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना चाहिए? इसका ऑप्शन है परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता के अंगूठा का निशान, परिचयकर्ता की आधार संख्या। इसका सही उत्तर है ए, दिए गए सभी विकल्प, ये सभी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्नलिखित में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है दिए गए विकल्प सभी। आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें। नए निवासी जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। तो ये सभी चीज़ें पर्यवेक्षक को करनी चाहिए। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक 10 दिन में कम से कम एक बार समकालिक हो। पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डाटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डाटा का बैकअप लें। दूसरा ऑप्शन है, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। तीसरा ऑप्शन है, हर 10 दिन में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को लिंक करें। उसके बाद है अगला ऑप्शन, भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड में अपना डाटा संग्रहित करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 और 4। दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। गलत, फॉल्स। उसके बाद है, नामांकन डाटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है नंबर 3, निवासी को सूचित करें कि सुविधा समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? इसका सही उत्तर है नंबर 1, उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद करती है। नंबर 3, नामांकन संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति ऑपरेटर या पर्यवेक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड है? इसका सही उत्तर है नंबर 4, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फार्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? इसका सही उत्तर है नंबर 3, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस
को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। इसका सही उत्तर है नहीं। ऑपरेटर को निवासी से ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले। उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकी डाटा की समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसका या उसके न्यूनतम योग्यता क्या किया जाना चाहिए? 10वीं। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों की ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? इसका आंसर है नंबर 2, UID के क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस। एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है CELC टैबलेट। नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें। अगला क्वेश्चन है, सत्यापनकर्ता कौन है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापन की भूमिका के लिए उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। POA मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में 3 महीने से पुराना बिजली का बिल ना हो जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से है किसमें सत्यापनकर्ता के लिए सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है? इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। 1 मतलब यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, और दूसरा ऑप्शन है यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तब सत्यापित होगी कॉपी। अगला क्वेश्चन है, POE प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए निवासी के नाम ब्लैंक उपयुक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। इसका ऑप्शन नंबर है 4, फोटो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में निवासी का नाम चंद्रप्रसाद है, जबकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में POA प्रूफ ऑफ एड्रेस में चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? इसका सही उत्तर है आवेदन को अस्वीकार करें, रिजेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में से एक में
एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रूफ ऑफ एड्रेस दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है नंबर 2, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट प्रमाणित परीक्षण सामग्री पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र पर कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ब्लैंक के रैंक से नीचे नहीं हो को प्रमाणक के रूप में तैनात किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ग्रुप सी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है नंबर 1, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दस्तावेज सत्यापन करें। POR वेरीफाई द POR डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ जाना चाहिए। सही, ट्रू। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फार्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापन करना अनिवार्य नहीं है। फॉल्स, अनिवार्य होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के बारे में संबंध के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। ये भी फॉल्स है, अनिवार्य होता है ये भी। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। फॉल्स। उसके बाद है, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। गलत, ये जरूरी नहीं है ये जानकारी। उसके बाद है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। सही। अगला क्वेश्चन है, आवासीय पता एक अतिरिक्त सांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? रजिस्ट्रार एम्प्लॉय, पंजीयक के कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, जब एक जनसांख्यिकी अधिकारी है, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल सही। नाम के बिना कैसे एनरोलमेंट होगा, ज़रूरी है। लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल सही। ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। गलत, मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है।
एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। 5 साल में कम से कम बच्चे के उम्र के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी जानकारी एकत्र की जाएगी? इसका सही उत्तर है नंबर 3, नाम, जन्म लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने का सही रास्ता है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, बख्तियार राहुल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के नामांकन के लिए संपर्क किया है। आप आते हैं और उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो POI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैं सुकुमार राजपाल हूँ, जबकि बिजली का बिल जो POA के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाएगा? इसका सही उत्तर है निवासी द्वारा घोषित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? नंबर 1, सुनिश्चित करें कि सिस्टम में दिखाई दे रहा दिनांक समय विद्यमान दिनांक और समय है। जीपीएस को ऑर्डिनेट कैप्चर करें। नंबर 3, क्षेत्र के सभी निवासियों को एसएमएस भेजें। अगला है, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार है। इसका सही उत्तर है नंबर 4, दूसरा और चौथा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु ब्लैंक राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 1, सुविधा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है नंबर 1, अद्यतन क्लाइंट लाइट, अपडेट क्लाइंट लाइट। प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ब्लैंक आयु और ब्लैंक आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 2, 5 साल 15 साल। नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? इसका सही उत्तर है दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, एक CELC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? नंबर 2, केवल नामांकन या अद्यतन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, CELP। नंबर 2 है ECMP। नंबर 2 है इसका उत्तर, ECMP। निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ऑपरेटर
ने प्राप्त किया होना चाहिए। इसका सही उत्तर है नंबर 3 CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। नंबर 1, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ हो, परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र के लोगों का परिचय करा सकते हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 2 1, 2 और 4 और 5। 1, 2, 4, 5 ये होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है सत्यापन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। सही। अगला क्वेश्चन है किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। उसका सही उत्तर है परिवार के मुखिया का। अगला क्वेश्चन है बच्चे के नामांकन के समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है नंबर 1 माता पिता का आधार नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से अस्वीकार्य कृत्य है। इसका सही उत्तर है नंबर 4 अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। अगला क्वेश्चन है परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा जन प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है 4 निवासी रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन है प्राधिकरण ब्लैंक उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR को भेज सकता है। इसका सही उत्तर है नंबर 4 नामांकन एजेंसी कोड। अगला क्वेश्चन है इन नियमों की अनुसूची में अनुसूची 5 में इन नियमों के अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदानों के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा ब्लैंक पालन करती है। क्या पालन करती है? इस आचार संहिता का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए ब्लैंक करना होगा। क्या करना होगा? नंबर 3 एक लिखित सहमति देनी होगी। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ट्रू। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र जानकारी का उपयोग करेगा। फॉल्स। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। इसका उत्तर है फॉल्स, झूठ। अगला क्वेश्चन है सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।
कौन करेगा? नंबर 3 निवासी। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण ब्लैंक के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। नंबर 1 ओपन RFE प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर पर जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकता है तीसरे पक्ष के माध्यम से। सही। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को ब्लैंक के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। किसको कर सकता है ऑन बोर्ड? इसका सही उत्तर है CIDR। नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। ट्रू। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। ब्लैंक के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए और उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 2 समझौता ज्ञापन या समझौते। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक क्षेत्र सत्र निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसका सही उत्तर है नंबर 3 रजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए ब्लैंक पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। इसका सही उत्तर है नंबर 1 CIDR। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक प्रदान करेगा जिसका ब्लैंक प्रयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है नंबर 3 नामांकन एजेंसी कोड। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण के तहत अधिनियम के तहत प्राधिकरण की संस्था से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा ब्लैंक के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर नंबर 4 नामांकन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक ब्लैंक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को प्राधिकरण एक प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। इसका सही उत्तर है नंबर 3 पैनल के लिए अनुरोध। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं और वीडियोस बना दूंगा इसके लिए। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूचना दें कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसका अगला पार्ट 2 भी बना दूंगा। और जो क्वेश्चन हमने इसमें अटेंड किए हैं उन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।